नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 13 फरवरी को मनी सरोजिनी नायडू की जयंती। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पर हैं प्रसिद्ध। संविधान सभा में शामिल थीं सरोजिनी नायडू। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 1 साल पूरा। 8.46 लाख परिवारों को मिला लाभ। सबसे ज्यादा लाभार्थी गुजरात में। और चुनाव आयोग ने जारी किया एटलस 2024। चुनावी आंकड़ों का स्नैपशॉट है ये एटलस। सबसे ज्यादा महिला सांसद पश्चिम बंगाल से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। 13 फरवरी के दिन सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रहे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो कि एक अलग दिन है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पर प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्रता सेनानी के इतर भारतीय साहित्य में उनकी भूमिका कवित्री के तौर पर भी अहम रही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी कविताओं का संग्रह है। बाजार्स ऑफ हैदराबाद भी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है। साल 1914 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के लिए भी चुना गया था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला रही थीं। ध्यान रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, जो कि आयरिश मूल की थी। इस तरह आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पर सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना है। उन्होंने 1925 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में आयोजित हुआ था। सरोजिनी नायडू संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक थीं और वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। उन्होंने 1931 में आयोजित दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ भागीदारी भी की थी। इसके अलावा नमक सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी ने धरसना में स्थित गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री पर रेड करने की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले ही महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद धरसना तक मार्च को अब्बास तैयब जी को लीड करना था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद इस धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यहां पर पुलिस ने आंदोलनकारियों का बहुत क्रूरता से दमन कर दिया था। इस घटना का जिक्र अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने किया है। 13 फरवरी 2025 को पीएमएसजीएमबीवाई यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद छतों पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान करके घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। पीएमएसजीएमबीवाई दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर परियोजना है। इस परियोजना का मकसद मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा की सप्लाई करना है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी 2025 तक इस योजना से 4.86 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। इन आंकड़ों में अगर योजना के लाभार्थियों को राज्यवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाभार्थी 41.47% गुजरात में ही मौजूद हैं। वहीं 22.79% लाभार्थियों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। इस योजना के कई लाभ हैं, जैसे घरों को मुफ्त में बिजली प्रदान करना। देखिए, इस योजना के तहत घरों में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे बिजली उत्पादित की जाती है, जो कि फाइनली परिवार के बिजली बिल को कम करने में मददगार है। इसके अलावा सरकार का अनुमान है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से सरकार की ऊर्जा लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक विकल्प है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। परिवार के पास अपना घर होना चाहिए जिसमें छत हो और छत सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए सुटेबल हो। साथ ही परिवार के पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा यह भी एक शर्त है कि फैमिली ने पहले से कोई सोलर सब्सिडी स्कीम का लाभ ना लिया हो। पिछले बुलेटिन में मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे।
पेरिस में आयोजित हुए AI एक्शन समिट में उन्होंने सह-अध्यक्ष के तौर पर भागीदारी की थी। इस बैठक की साइडलाइंस पर भारत और फ्रांस ने IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर साथ में काम करने और इसे तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। देखिए, साल 2023 में भारत ने नई दिल्ली में G20 की बैठक की मेजबानी की थी। उस दौरान ही IMEC को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए भारत को समुद्र और जमीन के रास्ते यूरोप से जोड़ने की योजना है। भारत और फ्रांस दोनों ने माना है कि भारत और यूरोप की समृद्धि में यह प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा। इस प्रोजेक्ट में इजराइल के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ना है, लेकिन इजराइल में गजा संघर्ष चल रहा है, जिसके चलते प्रोजेक्ट में काम में देरी हुई है। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA शामिल हैं। कॉरिडोर में रेलवे लाइन, शिपिंग लाइंस, हाई स्पीड डेटा केबल और एनर्जी पाइपलाइंस को शामिल किया गया है। इसके तहत व्यापार और सेवाओं का मूवमेंट भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के रास्ते यूरोप तक किया जाएगा। IMEC भू राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर इसे चीन के BRI के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। अवसंरचना और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम होने के साथ साथ इसकी भू रणनीतिक महत्ता भी है। दरअसल इसमें 2 कॉरिडोर हैं। एक ईस्ट कॉरिडोर है जिसमें भारत को अरेबियन गल्फ से जोड़ा जाएगा और दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर है जिसमें अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर से एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के आर्थिक एकीकरण की संभावना जताई जा रही है। हालिया बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा था कि इतिहास याद रखेगा कि इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत की धरती से हुई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने एटलस 2024 रिपोर्ट जारी की है। ये एटलस दरअसल चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी आंकड़ों का एक कनेक्शन है। इसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव कुल मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़े थे। मतदाताओं के आंकड़ों में इन चुनावों में G7 देशों के संयुक्त मतदाताओं से 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के कुल मतदाताओं से 2.5 गुना मतदाता ज्यादा शामिल हुए थे। वहीं वर्तमान यानी 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों में से 74 महिला सदस्य हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महिला सांसद पश्चिम बंगाल से हैं। वहीं पुरुष सांसदों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीट हैं, जिनमें से 73 पुरुष सांसद 18वीं लोकसभा में शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारत के चुनावी इतिहास में दूसरी बार एक और दिलचस्प रुझान देखने को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर महिला मतदाता भागीदारी दर पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रही। पुरुषों के 65.55% के मुकाबले में महिला मतदाता मतदान 65.78% रहा। महिला और पुरुष मतदाताओं की भागीदारी का अंतर 0.23% रहा। एटलस के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने प्रचार पर औसतन 57.2 लाख खर्च किए। वहीं कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने 94.89 लाख रुपए के साथ सबसे ज्यादा व्यक्तिगत खर्च बताया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने सबसे कम केवल 12,500 रुपए खर्च किए। लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से सबसे ज्यादा खर्च पंजाब के फरीदकोट में किया गया था। वहीं सबसे कम खर्च नागालैंड सीट पर दर्ज किया गया। आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है स्पाइसेड। स्पाइसेड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। स्पाइसेड एक बहुआयामी योजना है। इसका मकसद भारत के मसाला उद्योग को बढ़ावा देना है, किसानों की आजीविका में सुधार और मसाला उत्पादन में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना को मसाला बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पाइसेस बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के रैपिड न्यूज की। बीते दिनों से बेल विवाह काफी चर्चा में रहा। यह नेपाल की नेवार समुदाय की एक अनोखी परंपरा है जो महिलाओं को विधवा होने के बाद धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार से मुक्त करती है। इस रिवाज में 5 से 9 साल की लड़कियों का बेल फल से विवाह किया जाता है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। चूंकि बेल फल कभी सड़ता नहीं है, इसलिए लड़की को जीवन भर सुरक्षा और विधवा होने से मुक्ति मिलती है। इस विवाह में लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पुजारी हिंदू रीति रिवाज से मंत्रों के साथ कन्यादान करते हैं। बेल विवाह नेवार महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक गरिमा सुनिश्चित करता है। यह नेवार महिलाओं के 3 विवाहों में से पहला है, जिसके बाद गुफा रखने, सूर्य से विवाह और फिर
मानव पति से विवाह होता है। यह परंपरा नेवार समुदाय की आध्यात्मिकता, सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेईमेई लॉन्च किया गया था। यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? जापान, यूएसए, चीन या फिर भारत? अगला प्रश्न है, दर्शना सत्याग्रह का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर रॉलेट सत्याग्रह से? अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत किस स्थान पर है? 96वें, 97वें, 76वें या फिर 75वें? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी भारत 96वें स्थान पर है। अगला प्रश्न था, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस पर पनामा का नियंत्रण है। इसके निर्माण में यूएसए ने मुख्य भूमिका निभाई है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही हैं। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।